हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल आईक्यू नॉलेज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 3 रूलिंग द कंट्री साइड। मतलब कि जो विलेजेस में था, ठीक है, जो गांव में कैसा रूल था कंपनी का, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, उन्होंने कब्जा कर लिया था हर जगह। तो अब गांव में क्या किया था, ये देखो, रॉबर्ट क्लाइव जो है ना एक्सेप्ट कर रहे हैं दीवानी राइट्स बंगाल के। 1764 में क्या हुआ था, बैटल ऑफ बक्सर हुई थी। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर के बाद में उनको दीवानी राइट्स मिल गए थे कंपनी को। तो रॉबर्ट क्लाइव जो थे ना, तो वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कंपनी की तरफ से दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा फ्रॉम मुगल रूलर इन 1765। ठीक है, तो दीवानी राइट्स मतलब कि आप ये क्या कर सकते हैं, टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं वहाँ से, है ना। अब यहाँ पर देखो, 12 अगस्त 1765 में क्या हुआ था, मुगल एम्पायर ने अपॉइंट किया ईस्ट इंडिया कंपनी को, दीवान बना दिया बंगाल का। ये जो इवेंट हुआ था ना, रॉबर्ट क्लाइव के टेंट में हुआ था, ठीक है। विथ फ्यू, कुछ इंग्लिश मैन थे, और कुछ इंडियंस थे विटनेस के तौर पे। पर जो पेंटिंग है ना, बहुत बड़ा चढ़ा करके दिखाई गई है, देखो यहाँ बहुत ज़्यादा ओवर ना एक्सेसरेट करके वो लोग चीज़ों को दिखाते थे अपने आप को ना। अब वो उन लोगों के पेंटर्स थे, तो वो लोग अपने आप को बहुत सुपीरियर दिखाते थे, है ना। फिर उन्होंने दिखाया कि मैजेस्टिक ओकेशन है, ये बहुत शानदार है ना, टेकिंग प्लेस इन अ ग्रैंड सिटिंग, जबकि इतना कुछ था नहीं। द पेंटर वॉज कमीशन बाय द क्लाइव टू रिकॉर्ड द मेमोरेबल इवेंट्स इन क्लाइव लाइफ। पेंटर जो था अपॉइंट किया गया था, क्लाइव ने अपॉइंट किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने, ताकि ये जो यादगार मोमेंट है उसकी लाइफ का वो बना सके, ठीक है, पेंटिंग कर सके वो आदमी। ये जो दीवानी राइट्स की हाँ, मतलब ये जो पेंटिंग है ना, ये ब्रिटिश की इमेजिनेशन है। एज दीवानी ऑफ द कंपनी बिकेम द, ये ना दीवान बन गए थे कंपनी। अब क्या हो गई थी, चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द टेरिटरी। चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर बन गई थी टेरिटरी की, अंडर इट्स कंट्रोल। तो कंपनी के कंट्रोल में आ गया था जो बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। अभी नाउ इट हैड टू थिंक एडमिनिस्ट्रिंग द लैंड। अब उनको सोचना था कि किस तरीके से हम यहाँ पर, ठीक है, शासन करेंगे, ठीक है, ज़मीन वगैरह सब है ना, ऑर्गेनाइज करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ले सकें, रेवेन्यू रिसोर्सेज जनरेट कर सकें। क्योंकि कंपनी, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो थी, उनका एम क्या था, मेन पैसे कमाना, है ना। ठीक है, तो वो तो प्रॉफिट के लिए ही आए थे। दिस हैड टू बी डन इन अ वे दैट कुड ईट इनफ रेवेन्यू टू मीट द ग्रोइंग एक्सपेंसेस। अब कंपनी के खर्चे बहुत बढ़ रहे थे, तो वो सारे खर्चे ना अभी इंडिया के पैसों से ही चुका देंगे। पहले क्या होता था, जो कंपनी थी ना, तो वो लोग क्या करते थे, वो हाँ, ब्रिटेन से लेकर के आते थे गोल्ड कॉइन सिल्वर ये सब, है ना, और फिर इंडिया में आकर के सामान खरीदते थे। अब उनको गोल्ड कॉइन सिल्वर कुछ भी नहीं देना पड़ेगा, यहीं से कमा करके, यहीं से खरीद करके अपना प्रॉफिट कमाएंगे वो लोग, ठीक है, और अपना सारे भी जितने भी खर्चे हैं वो सब निकाल लेंगे। अ ट्रेडिंग कंपनी हैड ऑल्सो इंश्योर दैट इट कुड बाय प्रोडक्ट इट नीडेड एंड सेल। तो मतलब कि जो ट्रेडिंग कंपनी थी, उनको ये भी देखना था कि जो उनको प्रोडक्ट चाहिए वो खरीद भी सके, और जो बेचना चाहे वो बेच सके, है ना, जो चाहिए। ओवर द ईयर्स कंपनी जो थी, अब क्या था, कंपनी ना थोड़ा, उनको ना थोड़ा सावधानी से मूव करना था, क्योंकि वो बाहर की पावर थी, है ना। अब उनको ना लोगों को शांत करके भी चलना पड़ेगा, जो कि पहले वहाँ पर रूल किया करते थे। ऐसा तो था नहीं कि गांव में कोई रूल नहीं करता था, है ना। जो ज़मींदार हुआ करते थे उनकी बहुत पावर होती थी, तो उन लोगों को भी साथ में ना, मतलब शांत करके चलना पड़ेगा, जिनकी अथॉरिटी थी, प्रेस्टीज थी, अब उनके पास थी नहीं कुछ भी, है ना। अब कंपनी के अंडर आ गया था सब कुछ। दोज हु हैड हेल्ड लोकल पावर हैड टू बी कंट्रोल्ड, बट दे कुड नॉट बी इंटायरली एलिमिनेटेड। ठीक है, तो लोकल पावर को वो कंट्रोल कर सकते, पर पूरी तरीके से हटा नहीं सकते हैं, है ना, बहुत सालों से, क्योंकि रूल कर रहे हैं वो लोग। ऐसा नहीं हो सकता ना कि कंपनी आई एक दिन में वो लोग रूल करने लगे, है ना। अब किस तरीके से उन्होंने जो विलेजेस साइड तक कंट्रोल कैसे किया, है ना, तो वो सब देखेंगे हम इस चैप्टर में, कैसे उन्होंने कॉलोनाइज़ कर लिया जो गाँव थे, है ना, वहाँ से कैसे वो रेवेन्यू रिसोर्सेज वगैरह हड़पे, है ना, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में वो लोग एक्सप्लॉइट करते थे लोगों को। रीडिफाइन द राइट्स ऑफ पीपल, फिर से उन्होंने जो ज़मीन में कितना अधिकार है लोगों का ये डिसाइड किया, कौन सी क्रॉप्स प्रोड्यूस की जाएंगी, ये भी। रेवेन्यू फॉर द कंपनी, अब इनको चाहिए बहुत सारा रेवेन्यू कंपनी को, ठीक है। कंपनी हैड बिकम द दीवान, अब कंपनी जो थी दीवान बन गई थी। बट इट इस अभी फिर भी ना वो अपने आप को ना क्या दिख रही थी, एक ट्रेडर के तौर पे। इट वांटेड लार्ज रेवेन्यू इनकम, उनको चाहिए बहुत सारा पैसा, है ना, कंपनी को, उनको बहुत सारी इनकम चाहिए। पर वो ना कोई अनविलिंग थे, मतलब कि उनको नहीं चाहिए था कि ऐसे, उनको कोई रेगुलर सिस्टम ऑफ असेसमेंट एंड कलेक्शन नहीं चाहते थे वो लोग, पर उनको बहुत सारा पैसा चाहिए था। मतलब कि ये लोग क्या चाहते थे कि ये लोग को कोई असेसमेंट ना करना पड़े कि कितना रेवेन्यू आ रहा है, कितना कलेक्शन हो रहा है, बस ये लोग चाहते थे बहुत सारा रेवेन्यू आए, ठीक है। इनकी एफर्ट थे कि जितना ज़्यादा वो इंक्रीज़ कर सके रेवेन्यू को, उतना ज़्यादा करें, और जो अच्छा हमारे कॉटन था, सिल्क था, वो ना सस्ते में खरीद लें। विद इन 5 ईयर्स, अब 5 ईयर्स में क्या हुआ, जो वैल्यू थी ना गुड्स की, जो खरीदा करती थी कंपनी बंगाल से, वो डबल हो गई। बिफोर 1765 कंपनी क्या करती थी, इंडिया से जो कुछ भी खरीदती थी ना, तो उनको गोल्ड और सिल्वर देना पड़ता था, ब्रिटेन से लेकर के आती थी, है ना। अब क्या था, अब रेवेन्यू कलेक्ट करते थे बंगाल से, और कुल फाइनेंस, अब क्या कर सकते थे, फाइनेंस कर सकते थे वो, रेवेन्यू कलेक्ट करते थे बंगाल से। अब उसी रेवेन्यू से वो फाइनेंस कर सकते थे अपने खर्चे, और अपना जो परचेज था ना वो भी खरीद सकते थे सब कुछ वहीं से। तो मतलब इंडिया को अब बहुत ज़्यादा लॉस होने लगा था। सून इट वॉज क्लियर, तब ये ना बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया था कि बंगाल की इकनॉमी ना डीप क्राइसिस में है ना। तो डीप क्राइसिस फेस कर रही है बंगाल की इकनॉमी, क्योंकि सारा पैसा जो कंपनी लेकर के जा रही थी, हमारे यहाँ कुछ इंप्रूवमेंट हो नहीं रहा था। इकनॉमी मतलब कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, उस जगह पर, जैसे हमारे देश का मान लें तो कितना सामान है, कितना, ठीक है, सर्विसेज भी देखी जाती है, सब कुछ इंक्लूड करके इकनॉमी बोला जाता है, ठीक है। सारे सेक्टर्स होते हैं उसके, एग्रीकल्चर होता है प्राइमरी, है ना,
और फिर होता है सेकेंडरी। सेकेंडरी में आती है मैन्युफैक्चरिंग, और फिर टर्शरी होता है जिसमें सर्विसेज आती हैं ना, जैसे कि टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो ना इनकी इकोनॉमी जो थी ना, बंगाल की इकोनॉमी फेस कर रही थी डीप क्राइसिस, मतलब कि अर्थव्यवस्था जो थी उसमें संकट था बहुत ज़्यादा। आर्टिसंस वर डिजर्टिंग विलेजेस सिंस दे वर बीइंग फोर्स्ड सेल देयर गुड्स टू द कंपनी एट लो प्राइसेस। अब आर्टिसंस जो थे ना वो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। अब आर्टिसंस क्या कर रहे थे, वो ना गाँव छोड़ कर के भाग रहे थे, ठीक है, क्योंकि ना उनको बहुत कम पैसे में अपना सामान बेचना पड़ता था कंपनी को। जो कारीगर थे ना वो गाँव छोड़ कर के भाग रहे थे क्योंकि बहुत कम पैसे में उनको अपना सामान बेचना पड़ता था। पीसेंट वर अनेबल टू पे द ड्यूज। अब पीसेंट जो थे, किसान थे, वो अपने ना जो कर्जा था वो भी पे नहीं कर पाते थे, ठीक है। दैट वर बीइंग डिमांडेड फॉर देम, तो मतलब कि फ्रॉम देम कंपनी ना बहुत ज़्यादा पैसे डिमांड करती थी, तो वो पीसेंट पे नहीं कर पाते थे उतना ज़्यादा। आर्टिसनल प्रोडक्शन जो था वॉज डिक्लाइन। तो अब जो भी प्रोडक्शन किया जाता था, आर्टिसंस जो थे, कारीगर थे, वो भी जो भी बनाया करते थे, तो वो भी ना डिक्लाइन हो रहा था, मतलब कि कम होता जा रहा था। एग्रीकल्चर कल्टिवेशन शोड अ साइन ऑफ कोलैप्स, ठीक है ना। एग्रीकल्चर कल्टिवेशन जो था, एग्रीकल्चर वगैरह किया करते थे, वो भी अब कोलैप्स हो रहा था, मतलब कि बर्बाद हो रहा था, क्योंकि कंपनी जो थी इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल नहीं करना चाहती थी एग्रीकल्चर में, पर हाँ बहुत ज़्यादा रेवेन्यू मांगती थी पीसेंट से। दैन इन 1770 अ ट्राइबल फेमाइन टेरेबल सॉरी तो ना एक खतरनाक एकदम अकाल पड़ा। उसमें ना 10 मिलियन पीपल्स की डेथ हो गई बंगाल में। अबाउट 1/3 जो पॉपुलेशन थी वाइप्ड आउट, ख़त्म हो गई। मतलब कि अकाल पड़ गया था यहाँ पे ना। 1 करोड़ 10 मिलियन बोला गया ना, 10 मिलियन 1 मिलियन में होता है 10 लाख, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर 1 करोड़ लोगों की डेथ हो गई थी बंगाल में 1770 में, और 1770 में, और 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन जो थी ख़त्म हो गई थी वहाँ से, है ना। अभी ना ये वीकली है, मार्केट इन मुर्शिदाबाद बंगाल में मार्केट लगा करता था, तो हार्ट्स वगैरह हुआ करते थे, ठीक है। पीसेंट एंड आर्टिसंस फ्रॉम रूरल एरियाज रेगुलरली केम टू दीज वीकली मार्केट्स में आया करते थे, जिनको हार्ट्स भी कहते हैं। जो पीसेंट हो गए, आर्टिसंस हो गए, है ना, और अपना जो सामान बेचा करते थे और जो भी उनको चाहिए था वो खरीदते थे। दीज मार्केट वर ग्रेटली अफेक्टेड ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ क्राइसिस। तो इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम पर ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो गए थे मार्केट। द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर इंप्रूव करने के लिए ज़रूरत है ना एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने का। इफ़ द इकोनॉमी वॉज इन द ड्यून्स कुल द कंपनी विद द सर्टेन ऑफ इट्स रेवेन्यू इनकम। अब इकोनॉमी जो थी ना वो ड्यून में थी, मतलब कि संकट में थी। कुल कंपनी भी, तो अपनी कंपनी जो है वो क्या, रेवेन्यू इनकम उनको लगेगा कि रेवेन्यू हमारे पास आती रहेगी, उनको भी टेंशन हो रही थी। मोस्ट कंपनी ऑफिशियल को लगा कि इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है एग्रीकल्चर में, ठीक है, और एग्रीकल्चर में इंकरेज करना ज़रूरी है ये सब, ताकि उनको अच्छी रेवेन्यू मिल सके। पर ये होगा कैसे, तो कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट जो था चार्ल्स कॉर्नवालिस लाइक किया आया था ये, ठीक है। कॉर्नवालिस वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया व्हेन द परमानेंट सेटलमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो गवर्नर जनरल था इंडिया का जब परमानेंट सेटलमेंट हमारे यहाँ लाया गया था। परमानेंट सेटलमेंट कॉर्नवालिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। यहाँ पर ना बाय द टर्म्स ऑफ सेटलमेंट राजा एंड तालुकदार वर रिकॉग्नाइज्ड एज जमींदार। तो राजा थे, तालुकदार थे, उनको ज़मींदार बोला गया था, ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट में जो राजा थे और तालुकदार थे उनको क्या बोला गया था, ज़मींदार बोला गया था। उनको बोलते थे कि आपको कलेक्ट करना है रेवेन्यू पीसेंट से, एंड फिर कंपनी को आकर के देना है, ठीक है। तो ये लोग क्या करेंगे, राजा एंड तालुकदार, पीसेंट जो थे, किसान थे, उनसे ना रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, है ना, और फिर जा के दे देंगे किसको, कंपनी को, है ना। तो ऐसा करेंगे ये लोग। देवर आस्क्ड टू कलेक्ट, ही तो हो गया था। द अमाउंट टू बी पेड वॉज फिक्स्ड परमानेंटली, और जो अमाउंट था ना, परमानेंट सेटलमेंट बोला गया है, तो अमाउंट जो था ना फिक्स कर देते थे। मतलब कि 90% तुम दे देना ला करके, है ना, प्रोड्यूस का, लोगों के पास में कुछ बचे ही ना, है ना। तो इस तरीके का वो फिक्स करते थे, बहुत ज़्यादा इन जो अमाउंट था ना बहुत ज़्यादा फिक्स करते थे ये लोग, मतलब कि हाई रहता था। दैट इज़ इट वॉज नॉट टू बी इंक्रीज एवर इन फ्यूचर, मतलब कि फ्यूचर में अब इंक्रीज़ नहीं करेंगे। ये जो टैक्स का अमाउंट है फिक्स कर दिया है, इतना ही पे करना पड़ेगा। इट वॉज फेल्ट दैट दिस वुड इंश्योर अ रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम इनटू द कंपनीज कॉफर। इनको लग रहा था कंपनी वालों को इससे क्या होगा, रेगुलर फ्लो आता रहेगा, इनकम आती रहेगी इनके पास में। एंड एट द टाइम इनकरेज द ज़मींदार टू इन्वेस्ट इम्प्रूविंग द लैंड। और उस टाइम पर क्या होगा कि इनकरेज भी कर पाएंगे वो ज़मींदार को, ताकि वो ना इन्वेस्ट करे, थोड़ा बहुत पैसा डाले जो ज़मीन को इम्प्रूव करने में भी। सिंस द रेवेन्यू डिमांड ऑफ द स्टेट विल नॉट बी इंक्रीज। अब जो रेवेन्यू डिमांड थी इंक्रीज़ की, स्टेट की सॉरी, इंक्रीज़ नहीं होगी, तो ज़मींदार को भी बेनिफिट होगा, और वो प्रोडक्शन जो लैंड का है वो इंक्रीज़ हो पाएगा उससे। देखो क्या था, कंपनी को ऐसा लग रहा था कि जो ज़मींदार ताल्लुकदार है ना, तो हम क्या करेंगे कंपनी वाले कि वो फिक्स कर देंगे रेवेन्यू को, ठीक है, रेवेन्यू इनको इतना ही पे करना है। तो राजा और ताल्लुकदार जो ज़मींदार थे तो वो क्या करेंगे, तो वो लोग ना इन्वेस्ट करेंगे लैंड में, तब उनको प्रॉफिट होगा, तो है ना। तो इससे क्या होगा, उनका प्रोडक्शन भी अच्छा होगा और कंपनी को टैक्स भी मिलता रहेगा। प्रॉब्लम क्या थी इस सिस्टम में परमानेंट सेटलमेंट में, तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम थी इसमें। एक तो ज़मींदार थे ना वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे इंप्रूवमेंट ऑफ द लैंड, ठीक है। तो ज़मींदार भी बहुत बड़े वाले थे ना, तो वो लोग ना इम्प्रूवमेंट जो था लैंड में, ज़मीन में, बिल्कुल भी खर्चा नहीं कर रहे थे वो लोग उसको अच्छा करने के लिए। द रेवेन्यू दैट हैड बीन फिक्स्ड वॉज सो हाई, जो रेवेन्यू था ना बहुत ज़्यादा हाई था, इतना ज़मींदार पे नहीं कर पाते थे क्योंकि पीसेंट ही नहीं पे कर पाते थे इतना ज़्यादा रेवेन्यू। एनी वन हु फेल्ड टू पे द रेवेन्यू लॉस्ट हिज ज़मींदारी। अब कोई भी पर्सन जो ज़मींदार है, राजा और ताल्लुकदार को बनाया था ज़मींदार, अब वो अगर कंपनी को रेवेन्यू पे नहीं करता है तो क्या होगा,
तो उनकी ज़मींदारी उनसे छीन लेंगे, किसी और को दे देंगे। न्यूमरस ज़मींदार जो थे अपना ज़मीन बेच उनकी ना चली गई थी। ऑक्शन हुआ करता था, नीलामी होती है ना, जहाँ पर सब लोग बोली लगाते हैं और फिर ना ले लेते हैं एक जो जिसका ऑक्शन होता है उसको, ठीक है, मतलब कि जो भी ज़मीन है, घर है उसका, है ना। तो यहाँ पर ऑक्शन हो रहा था इन ऑर्गेनाइज्ड बाय कंपनी। तो ना ज़मींदारी राइट्स ऐसे बेच देते थे वो लोग, है ना, और फिर ताकि इनको रेवेन्यू मिलता रहे कंपनी को। ये जो परमानेंट सेटलमेंट हुआ था, ये कहाँ पर हुआ था? बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा में हुआ था, ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट बाय द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 19th सेंचुरी। तो 19th सेंचुरी के शुरू में क्या हुआ था, यहाँ पर ना सिचुएशन एकदम बदल गई। प्राइसेस थे मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे और कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा एक्सपेंड भी हो गया था, है ना, अच्छा खासा हो गया था एग्रीकल्चर। इसका मतलब है कि ज़मींदार की इनकम इंक्रीज़ हो गई। एग्रीकल्चर अच्छा होगा तो ज़मींदार की इनकम इंक्रीज़ होगी, बट ना कोई भी गेन नहीं हो रहा था कंपनी को, क्योंकि जो रेवेन्यू था वो तो फिक्स था। प्रॉब्लम ये एक हो गई कि ज़मींदार जो थे ना इन्वेस्ट नहीं करते थे, क्योंकि जो उनकी ज़मींदारी राइट्स उनसे छिन जाती थी। सेकेंड प्रॉब्लम ये थी कि जो इंक्रीज़ इन द इनकम ऑफ ज़मींदार की इनकम तो इंक्रीज़ हो रही थी, जब भी प्रॉफिट हो रहा था तब एग्रीकल्चर अच्छा हो रहा था, पर जो कंपनी थी ना उसको कोई भी रेवेन्यू नहीं मिल रहा था, है ना, क्योंकि रेवेन्यू जो था मतलब कि कम मिल रहा था उनको, क्योंकि उनका जो रेवेन्यू डिमांड थी फिक्स्ड थी। तो वो अगर अच्छा एग्रीकल्चर हो रहा है, अच्छी ज़मींदार की इनकम हो रही है, तो वो ज़्यादा रेवेन्यू डिमांड नहीं कर सकते थे। इवन देन ज़मींदार डिड नॉट हैव एन इंटरेस्ट। फिर भी ना ज़मींदार ना पैसे सब सारे के सारे रख लेते थे, उनका ना कोई इंटरेस्ट नहीं था कि वो इम्प्रूव करे लैंड को, ठीक है, मतलब कि एग्रीकल्चर में थोड़ा बहुत भी इन्वेस्टमेंट करें। सम हैड लॉस्ट देयर लैंड, तो कुछ थे उनकी ज़मीन चली गई थी उनके पास से, ज़मींदार के पास से, इन दी अर्ली ईयर्स ऑफ द सेटलमेंट। अदर्स नाउ सी द पॉसिबिलिटी ऑफ अर्निंग विदाउट। तो और भी जो लोग थे ना, और ज़मींदार जो थे, वो क्या करते थे, वो भी अपना ना अर्निंग देखते थे, क्योंकि उनको भी लगता था कि जो इन्वेस्टमेंट का रिस्क वगैरह क्यों लें, है ना, अपनी अर्निंग पे फोकस करते हैं, अपना जो रेवेन्यू है वो कमाते हैं, वरना ज़मींदारी राइट्स वैसे ही फिर चले जाएंगे। एज लॉन्ग एज ज़मींदार्स कुड गिव आउट द लैंड टू टेनेंट्स गेट रेंट, दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन इम्प्रूविंग द लैंड। तो ना मतलब कि वो ना ज़मींदार जो थे देते थे, जो टेनेंट्स जो कि पीसेंट होते ना उन्हीं को, हाँ, अपना जो ज़मीन हुआ करती थी और रेंट पे दिया करते थे, और है ना रेंट लिया करते थे उनसे, ठीक है। और फिर ना वो कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते थे ज़मीन के इम्प्रूवमेंट में। तो यही प्रॉब्लम थी कि ज़मीन के इम्प्रूवमेंट में वो पैसा नहीं डालते थे ज़मींदार, क्योंकि उनको डर था कि वैसे भी उनकी तो पता नहीं कब ज़मींदारी छीन लें, इसलिए वो अपनी रेवेन्यू पे फोकस करते थे। एक हो गया कि अब कंपनी ना इंक्रीज़ नहीं कर सकती रेवेन्यू, जब भी एग्रीकल्चर अच्छा होगा तो ज़मींदार को प्रॉफिट होता रहेगा, है ना, क्योंकि उन्होंने फिक्स्ड कर दिया रेवेन्यू। एक हो गई कि वो लोग ना क्या करते थे, बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जो ना ज़मींदार ना पे नहीं कर पाते थे जो रेवेन्यू, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा ये लोग डिमांड करते थे कंपनी वाले, है ना, ये प्रॉब्लम्स थी। ऑन द अदर हैंड अब विलेजेस साइड, ठीक है, जो कल्टीवेटर जो थे ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। कल्टीवेटर मतलब कि जो पीसेंट है, किसान है, वो लोग है ना, तो वो लोग ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। रेंट ही पे टू द ज़मींदार वॉज हाई। तो ना जो ज़मींदार को जो भी रेंट पे करते थे, टैक्स पे करते थे, वो लोग बहुत ज़्यादा हाई होता था वो, ठीक है, और उनका राइट भी नहीं होता था उस ज़मीन पे। जो वो लोग ना टैक्स पे किया करते थे और उनका कोई हक भी नहीं है उस ज़मीन पर। टू पे द रेंट ही हैड टू ऑफन टेक अ लोन फ्रॉम मनी लेंडर। अब इनको ना रेंट पे करना है जो कंपनी मांग रही है, तो उसके लिए इनको लोन लेना पड़ता था मनी लेंडर से। मनी लेंडर ना एक इंसान हुआ करता था, वो क्या करता था, लोगों को फंसाता था, जो बहुत सारा लोन दे करके, ताकि वो लोग ना पे ना कर पाएँ, और उनके ऊपर ना चक्रवर्ती ब्याज लगाता था, कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब कि इतना ज़्यादा कि जो आगे की उनकी जो जनरेशन है ना, वो भी वही लोन पे करते रहे, क्योंकि इंटरेस्ट इतना ज़्यादा होता था उसमें। तो मनी लेंडर जो थे, तो वो लोग क्या करते थे, इतना ज़्यादा ना इंटरेस्ट लगा देते थे कि वो जो पीसेंट थे वो पे ही नहीं कर पाते थे और फंस जाते थे मनी लेंडर के जाल में। व्हेन ही फेल टू पे द रेंट, ही वॉज evicted फ्रॉम द लैंड ही हैड कल्टिवेटेड फॉर जनरेशन। अगर देखो, एक तो ज़मींदार हो गए, उनके कब्जे में है सारी ज़मीन, तो उनकी ज़मीनें भी छीन लेती थी कंपनी वाले। अब जो कल्टीवेटर्स थे, जो किसान थे, जो ज़मीन पर काम करते थे, इतने सालों से काम करते आ रहे हैं, अगर वो लोग पे नहीं करते हैं रेंट कंपनी को, तो उनको भी ज़मीन से निकाल दिया जाता था, ज़मींदार भी उनको निकाल देता था, है ना। अ न्यू सिस्टम इज़ डिवाइस्ड। अभी जो नया सिस्टम आया था उसके बारे में देखते हैं। अब कंपनी को क्या लग रहा था कि अब हमको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, जो सिस्टम ऑफ रेवेन्यू है दूसरा लेकर के आना है, चेंज करना है उसको। हाउ कुड रेवेन्यू भी फिक्स्ड परमानेंटली कैसे फिक्स कर सकते हैं हम रेवेन्यू को, जो परमानेंट सेटलमेंट में किया गया है। जब कंपनी को बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, इनको तो पैसे की ज़रूरत खत्म ही नहीं होती है ना, तो कंपनी को बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। अब वो लोग रेवेन्यू को फिक्स कर देंगे तो उनका रेवेन्यू बढ़ेगा नहीं, और फिर वो अपना एक्सपेंसेस कैसे मीट करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन में जो लग रहे हैं और ट्रेड में, है ना। इन दी नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस ऑफ द बंगाल प्रेसिडेंसी, मोस्ट ऑफ इट, मतलब कि उत्तर प्रदेश का जो एरिया देखे ना बहुत सारा, तो वहाँ पे ना एक इंग्लिशमैन था हॉल्ट मैकेंजी। तो इसने क्या किया, नया सिस्टम लेकर के आया 1822 में। हॉल्ट मैकेंजी था ये, ठीक है, तो ये याद रखना। जैसे कि परमानेंट सेटलमेंट का कौन था, कॉर्नवालिस, है ना, तो यहाँ पर हॉल्ट मैकेंजी है। तो ये नया सिस्टम लेकर के आया। ही फेल्ट दैट द विलेज वॉज एन इंपॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन। उसको लगा कि विलेज जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन है नॉर्थ इंडियन सोसाइटी में, है ना, एंड नीडेड टू बी प्रिजर्व्ड, और उसको प्रिजर्व करके रखने की ज़रूरत है इन दी नॉर्थ इंडियन सोसाइटी, एंड नीडेड टू बी प्रिजर्व्ड।
अंडर हिज डायरेक्शन कलेक्टर्स वेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज। अब जो उनके डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली इन्होंने बोला कि अब कलेक्टर जो थे ना विलेज विलेज गए, अलग अलग इंस्पेक्ट किया, जो लैंड वगैरह के बारे में देखा, ज़मीन के बारे में मेजर किया, फील्ड को कितनी है ना, और रिकॉर्ड किया कस्टम एंड राइट्स ऑफ द डिफरेंट ग्रुप। सब कुछ देखने के बाद उन्होंने डिसाइड किया और उन्होंने ना फिर एक जो एस्टिमेट लगाया कि जो हर प्लॉट जो है, ईच प्लॉट विद इन द विलेज वो एडेड अप टू कैलकुलेट द रेवेन्यू दैट ईच विलेज। तो अब विलेज है ना, तो एक विलेज में कितना रेवेन्यू कमा लेते हैं ये लोग, ठीक है। तो इस हिसाब से उन्होंने देखा, पूरा सर्वे करने के बाद वो निकल गया, विलेज को बोला गया महल, ठीक है। विलेज को बोलते थे महल। अब विलेज को ना पे करना पड़ेगा, मतलब कि जो ना, मतलब कि ये लोग पहले क्या कर रहे थे, जो तालुकदार और राजा हुआ करते थे वही ज़मींदार थे, ठीक है। तो इनको हटा दिया इन्होंने। अब विलेज जो है ना, विलेज हेडमैन वो पे करेगा रेवेन्यू पूरे विलेज की तरफ से। दिस डिमांड वॉज टू बी रिवाइज पीरियडिकली, और ये जो डिमांड थी रिवाइज की जाएगी पीरियडिकली, थोड़े थोड़े टाइम के बाद में, परमानेंटली फिक्स नहीं की है रेवेन्यू यहाँ पर। द चार्ज ऑफ कलेक्टिंग द रेवेन्यू वॉज पेइंग इट टू द कंपनी वॉज गिवन टू विलेज हेडमैन। अब जो गाँव का मुखिया होता था वो पे करेगा रेवेन्यू, कंपनी को कलेक्ट करेगा और फिर पे करेगा, रेदर देन ज़मींदार। तो पहले क्या था, ज़मींदार था, अभी ये ना यहाँ पर जो विलेज हेडमैन था वो पे करेगा। तो इसको बोला गया महलवारी सिस्टम। महलवारी सिस्टम कौन था ये, तो ये था हॉल्ट मैकेंजी, ये लेकर के आया था, ठीक है। तो ये है थॉमस मुनरो, गवर्नर ऑफ मद्रास, है ना, मद्रास का ये गवर्नर था मुनरो। तो अभी देखते हैं हम आगे मुनरो सिस्टम। अब मुनरो का सिस्टम अलग था, यहाँ पर अलग सिस्टम देखा हमने, महलवारी सिस्टम देख लिया, परमानेंट सेटलमेंट देख लिया। अभी मुनरो का सिस्टम देखते हैं, इसको रैयतवारी सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। तो रेयत जो होते हैं ना, वो कौन होते हैं, वो भी पीजेंट ही होते हैं, पर सदर्न इंडिया में रेड बोला गया है इनको, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखते हैं, इन द ब्रिटिश टेरिटरीज इन द साउथ देयर वाज अ सिमिलर मूव अवे द आइडियाज़ ऑफ परमानेंट सेटलमेंट फ्रॉम द आइडियाज़ ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट। मतलब कि अब जब ब्रिटिश टेरिटरी साउथ में थी तो वहाँ पर सदर्न इंडिया में, तो वहाँ पर भी ना सदर्न इंडिया वाला पोर्शन ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा था, यहाँ पर भी ये लोग सेटलमेंट लेकर के आ रहे थे। एक द न्यू सिस्टम दैट वाज डिवाइस केम टू बी नोन एज रैयतवारी सिस्टम लेकर के आए थे, रैयतवारी भी कह सकते हो। इट वाज ट्राइड ऑन अ स्मॉल स्केल, तो ये ना एक स्मॉल स्केल पे ट्राई किया था, थोड़े से एरिया में पहले इसने, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने, ठीक है। और जो कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने इसको थोड़े से एरिया में पहले ट्राई किया, ठीक है, कंपनी की तरफ से। जब टीपू से वॉर हो गई थी ना, उसके बाद में टीपू सुल्तान जो थे वहाँ के रूलर थे, है ना, तो वहाँ से उनसे वॉर हुई थी, फिर उन्होंने कई सारे एरिया को ले लिया था जो कंपनी ने। फिर वहाँ पर क्या किया इन्होंने, रैयतवारी सिस्टम लगा दिया, रैयतवारी, ठीक है। ये डेवलप किसने किया था, ये डेवलप्ड बाय थॉमस मुनरो। थॉमस मुनरो ये जो इंसान था ये, ठीक है, गवर्नर था मद्रास का, तो उसने डेवलप किया था ये, है ना। तो ये क्या था इसमें, ये सारे साउथ इंडिया में ये एक्सटेंड कर दिया था उसने। रीड एंड मुनरो, तो अलेक्जेंडर रीड और मुनरो जो था, फेल्ट दैट साउथ देयर वर नो ट्रेडिशनल ज़मींदारी। साउथ इंडिया में ना कोई ट्रेडिशनल ज़मींदारी सिस्टम नहीं चला आ रहा था यहाँ पर, इसलिए ना उन्होंने सोचा कि सेटलमेंट जो है ना हम डायरेक्टली किससे करेंगे, पीजेंट से कर लेंगे, पीजेंट ही हमको आकर के टैक्स देंगे। हैड टू बी मेड डायरेक्टली विद द कल्टिवेटर्स, कल्टिवेटर जो कि पीजेंट थे, रेओट्स कहते थे उनको, हु हैड टिल्टेड द लैंड फॉर जनरेशन, मतलब कि ज़मीन ना जनरेशन हो गई इनकी, कई जो पुश्तें निकल गई, ये लोग उसी ज़मीन पर काम करते आ रहे हैं ना। देयर फील्ड हैड टू बी केयरफुली एंड सेपरेटली सर्वे, तो उनका जो फील्ड था उसको ना अच्छे से केयरफुली सर्वे किया गया, ठीक है। बिफोर द रेवेन्यू असेसमेंट वॉज मेड, फिर रेवेन्यू असेसमेंट बनाया गया, है ना, कितना रेवेन्यू पे करना है। मुनरो थॉट द ब्रिटिश शुड एक्ट एज अ पैटर्नल फादर फिगर्स प्रोटेक्टिंग द रेओट्स एंड देयर चेंज। अभी ना यहाँ पे मुनरो को लग रहा है कि उसको ना, मतलब कि ब्रिटिशर्स जो है ना, उनको पापा की तरह ये जो किसान है उनकी रक्षा करनी चाहिए, ठीक है, फादर की तरह, है ना। तो इस तरीके से ये लोग बोले गए हैं। तो हमने देख लिया किस किस का, एक हो गया परमानेंट सेटलमेंट, किसका था, कॉर्नवालिस का, है ना। और फिर उसके बाद में महलवारी सिस्टम देखा हमने, जो कि किसका था, बुक में नहीं बताया गया ना, ये हम आपको बता देते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिक था, ठीक है। तो बेंटिक था, उसका था ये महलवारी सिस्टम, उसके टाइम पर आया था, गवर्नर था ये। एक मिनट, हाँ, ये तो कॉर्नवालिस का था, ठीक है, ये देखा था हमने। फिर उसके बाद में महलवारी सिस्टम देखा था, हॉल्ट मैकेंजी लेकर के आया था, पर इस टाइम पर ना लॉर्ड विलियम बेंटिक था ना, वो था। हम ना आपको फिर से बताते हैं, ठीक है। ये देखो परमानेंट सेटलमेंट जो था ना, वो कौन करता था, जो ना कॉर्नवालिस था उसके टाइम पर आया था। कॉर्नवालिस उस टाइम पर गवर्नर था यहाँ का, ठीक है। कहाँ पर हुआ था ये, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा में हुआ था। यहाँ पर क्या होता था, ज़मींदार हुआ करते थे, वो कलेक्ट करते थे, है ना, रेवेन्यू। अभी परमानेंट सेटलमेंट हो गया। महलवारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम जो था लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पर आया था, ठीक है, बेंटिक के टाइम पर आया था। पर हॉल्ट मैकेंजी जो था, हॉल्ट मैकेंजी एक इंग्लिश जो आदमी था, उसने डेवलप किया था, ठीक है, इसको। ये कहाँ पर था महलवारी सिस्टम, ये जो था नॉर्थ वेस्ट इंडिया में था, मतलब कि जो अपना नॉर्थ है ना, जो इंडिया का उस तरफ पड़ा था, जैसे कि पंजाब वगैरह वो एरिया पड़ते ना वहाँ पर, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आया था महलवारी। यहाँ पर क्या करते थे, जो विलेज हेडमैन हुआ करते थे उनसे राइट्स ले लेते थे, है ना, मतलब कि सॉरी राइट्स ले उनसे, वो लोग रेवेन्यू कलेक्ट करते कंपनी को दिया करते थे। ये महलवारी हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में था रैयतवारी सिस्टम। रैयतवारी सिस्टम था मद्रास में, जो कि साउथ इंडिया में है ना। तो वहाँ पर अलेक्जेंडर रीड ने इसको डेवलप किया था, ठीक है। पर जो गवर्नर थे कौन थे, यहाँ पर जो रैयतवारी सिस्टम में गवर्नर थे वो मुनरो थे, ठीक है। ये
जो है ना ये गवर्नर थे उस टाइम पर। तो आपको गवर्नर भी पता होना चाहिए, है ना। तीनों सिस्टम के बारे में बता दिया हमने आपको, किस किस प्लेस में हुआ था, कौन इसको रेवेन्यू कलेक्ट करता था। जो रैयत वाली सिस्टम में था उसमें रैयत थे ना, वही जो रैयत वाली सिस्टम में रैयत थे हुआ करते थे, वही रेवेन्यू पे करते थे कंपनी को। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब ये जो पूरा सिस्टम था ना, ये थोड़ा ठीक नहीं था, सब में प्रॉब्लम थी कुछ कुछ। और कॉमन प्रॉब्लम यहाँ पर हम देख सकते हैं। विद इन अ फ्यू ईयर्स आफ्टर अ न्यू सिस्टम वॉज इम्पोज, इट वॉज क्लियर दैट ऑल वॉज नॉट वेल विद देम। तो सारे जो सिस्टम थे ना सभी बेकार थे। ड्राइवन बाय द डिज़ायर टू इंक्रीज द इनकम फ्रॉम लैंड। तो ना एक ही डिज़ायर थी उनकी, ना इच्छा बस यही थी कि जितना ज़्यादा इनकम ले सके उतना ज़्यादा ले, इनकम इंक्रीज़ कर सके ज़मीन से। रेवेन्यू ऑफिशियल्स जो थे बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया करते थे, बहुत ज़्यादा उनका रेवेन्यू डिमांड हुआ करता था। पीसेंट्स वर अनेबल टू पे, पीसेंट इतना ज़्यादा रेवेन्यू पे नहीं कर पाते थे, उनको मनी लेंडर से लोन लेना पड़ता था। तो ना क्या हो रहा था कि पीसेंट थे ना, तो वो लोग रहे जो थे वो गांव छोड़ करके भाग रहे थे। ठीक है, तो गांव ना वीरान होते जा रहे थे। और जो ना ऑफिशियल्स थे कंपनी के बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक थे, मतलब कि आशावादी थे, पॉजिटिव थे वो लोग, कि उनको लग रहा था कि नए नए सिस्टम लेकर के आएंगे तो उससे क्या होगा, जो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा तो पीसेंट इंटू अ रिच एंटरप्राइजिंग फार्मर्स। तो वो जो फार्मर्स को ना रिच बना देंगे, जो रिच फार्मर बन जाएंगे, जो पीसेंट रहेंगे, अगर हम नया सिस्टम लेकर के आएंगे। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ठीक है, इतना हो गया है, बाकी का चैप्टर ना हम सेकेंड पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।